उत्तर प्रदेश के बदायूं से आई डबल मर्डर की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यहां साजिद और जावेद नाम के दो आरोपियों ने 3 सगे भाइयों पर उनके ही घर में घुसकर जानलेवा हमला बोल दिया और 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। ये दिल दहला देने वाली घटना जैसे ही सामने आई तो सवाल उठने लगे कि आखिर हमारा समाज जा किधर रहा है। अब हम आपको आपके खास शो मैडम सर में बताएंगे कि आखिर 2 बच्चों के मर्डर की असली मिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। अपनी मां के साथ फोटो में दिखाई दे रहे ये 3 वही मासूम बच्चे हैं जिन पर मंगलवार शाम को जानलेवा हमला हुआ। इन बच्चों का नाम है आयुष, पीयूष और आहान। रोज की तरह ये बच्चे अपनी मां और दादी के साथ घर पर ही थे। वक्त शाम का था और तभी इनके घर के सामने सैलून की दुकान चलाने वाला साजिद अपने खौफनाक इरादों के साथ घर पहुंचा। बच्चों के पिता ने पुलिस में जो एफआईआर लिखवाई है उसके मुताबिक आरोपी साजिद ने बच्चों की मां संगीता देवी से 5000 रुपए मांगे। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी है और इसीलिए उसे तुरंत पैसों की जरूरत है, क्योंकि साजिद की उनके घर के सामने ही सैलून था और इसीलिए संगीता साजिद को परेशान देखकर पैसे देने को राजी हो गई। जैसे ही संगीता पैसे लेने कमरे के अंदर पहुंची, साजिद और बाहर खड़ा जावेद चुपके से छत पर चले गए और छत पर मौका देखकर आयुष और आहान पर चाकू से हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। संगीता जब पैसे लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि साजिद और जावेद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उनके हाथ में खून से सनी हुई एक छुरी थी। दोनों ने संगीता को देखते ही कहा कि आज हमने अपना काम पूरा कर लिया। मासूम बच्चों की जान लेकर कौन सा काम पूरा कर लिया और इनका क्या मकसद था ये तो पता नहीं चल पाया है अभी तक, लेकिन जिस तरह से इन्होंने 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया उससे एक बात जरूर साफ हो गई कि इनके दिमाग में जहर भरा हुआ था। इस वक्त हम लोग जो पीड़िता हैं संगीता जी उनके साथ हैं जिनके बच्चों की जघन्य हत्या की गई थी। संगीता जी के मतलब क्या हुआ था कल? आप एक बार बता पाए, हालत में आप नहीं है, क्या हुआ था कल? पैसे लेने आया था ये मेरी दुकान पे। पहले क्लेचर लिए, फिर पैसे लिए, पैसे लेके फिर इसने आया यहाँ बात करते करते ग्रिल पे आ गया। करते आए इसको लेके गया बहला के कि भाभी मेरी बहू हॉस्पिटल में भर्ती है, जनाने अस्पताल में है, 11 बजे का टाइम दिया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, दे दो, वो कल दे देगा। मैंने दे दिया। उसका जब तब लेना देना मतलब हो जाता था, ऐसा कुछ नहीं। हमारे बच्चे जाते थे सैलून में, उसके बाल कटा के आते, ऐसा कभी नहीं था। उसके पता नहीं कल आया कौन सी बात, या तो उससे मर्डर कराया गया या कोई शादी से। इसमें कौन आया था? साजिद आया था या जावेद आया था? कौन आया? साजिद और जावेद दोनों थे। एक मर गया है और जावेद रह गया। अभी जावेद की भी इलाज चाहिए मुझे। अभी दोनों भाई थे। 2 मासूम बच्चों की मौत के बाद संगीता देवी और उनके पूरे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके घर के सामने सैलून चलाने वाले साजिद और जावेद नाम के ये 2 हैवान एक दिन उनके घर के 2 बेटों को मौत की नींद सुला देंगे। साजिद और जावेद ने जिस बेरहमी से 2 मासूम बच्चों का गला रेत कर मारा उन्हें, उससे इनके कोल्ड ब्लडेड मर्डर होने की पूरी तस्दीक होती है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब होता है कि कातिल ने गुस्से में आकर कदम नहीं उठाया बल्कि ठंडे दिमाग से हत्या की, पूरी प्लानिंग की और प्लान के तहत ही वारदात को अंजाम दिया। बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर। तस्वीरों में दिख रहे इस आरोपी का नाम साजिद और दूसरे आरोपी का नाम जावेद है। ये दोनों वही हैवान हैं जिनके अंदर हैवानियत की भरी सनक ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली और हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। ये दोनों आरोपी बीच वाले बेटे पीयूष की जान भी लेना चाहते थे और अपने प्लान के तहत इन्होंने पीयूष पर भी हमला किया, लेकिन पीयूष किसी तरह बच गया। पीयूष को कुछ चोट तो आई लेकिन वो सुरक्षित है और अपने 2 भाइयों की मौत के बाद पीयूष ने जो मंजर देखा उसे पीयूष की जुबानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर मैं छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सामने लगी है। आरोपियों ने 2 बच्चों को इतनी बेरहम मौत क्यों दी, ये कोई नहीं जानता। परिवार वालों को भी समझ नहीं आ रहा कि साजिद और जावेद ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनकी ना तो कभी साजिद और जावेद से लड़ाई हुई थी और ना ही कोई आपसी रंजिश थी। लेकिन अचानक परिवार पर हुए जानलेवा हमले के बाद पूरा परिवार सदमे में है। बड़े वाले जानते कि हमारे बाल काटता है तो भैया चक्कर में चला गया, उसे मार दिया। बीच वाले तम्बाकू मंगाई, छोटे वाले पानी मंगाया, दोनों जब काट दिए बीच वाला भाग के आया, उसके भी चोट लगी। अम्मा देखो, मैंने धीरे चल, अरे अम्मा दादा का हाथ काट दिया। बहू गई, अरे तो बहू से कह रहा तू भी आ, जे कह रहा जावे तू भी आ, तो जे तो लौटे आई। अब जे चिल्लाई हमसे बोली, अरे मम्मी भागो बाहर हो। जब मैं बाहर जब देखा तो यहाँ पर छुरी खड़ी थी, उसके हाथ में थी। बच्चों के माँ बाप के आंसू और चीख पुकार ये साफ साफ बयां कर रहे हैं कि उन्हें निर्दोष होने के बावजूद ऐसी सजा मिली है जिसके जख्म जीते जी तो कभी नहीं भरेंगे। बदायूं में 2 भाइयों की हत्या के बाद अब इस घटना को धार्मिक रंग देने की कोशिश भी लगातार जारी है और इसी बीच खबर मिल रही है कि यूपी पुलिस ने 2 भाइयों की जान लेने वाले साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया है। साजिद को लोगों ने उस वक्त पकड़ लिया था जब वो आयुष और आहन की हत्या करने के बाद भागने की फिराक में था। 2 हत्या करके साजिद भाग पाता उससे पहले ही चीख पुकार सुनकर पहुंचे आस पड़ोस के लोगों ने उसे धर दबोचा, जबकि दूसरा आरोपी जावेद मौके से भागने में कामयाब रहा। परिवार के लोगों ने साजिद को पकड़ने के बाद पुलिस को सूचना दी और उसे पुलिस को सौंप दिया। देर रात जब साजिद पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस ने साजिद को एक एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस दूसरे आरोपी जावेद की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जावेद को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं जो बहुत जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगी। दूसरा आरोपी जावेद की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें कल रात से लगातार प्रयासरत हैं और उसको बहुत शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। कितने दिनों से ये लोग वहां पर रह रहे थे? क्योंकि सर घर के अंदर अगर आना जाना होगा तो घर के अंदर अच्छे ताल्लुकात होंगे तो ही पीड़ित परिवार के घर ये गए होंगे और बच्चों को बुलाया, पानी पिलाया, तो पूरा सीक्वेंस क्या रहा क्राइम का? देखिए, मैंने आपको बताया घर से वाकफियत थी उनके बच्चे उनके यहाँ बाल कटाने जाते थे, जो घर के लोगों ने बताया है। इसकी दुकान उनके घर के ठीक सामने थी, सड़क पार करके, एक्सेसिबिलिटी बहुत थी। हमने घर में जहां भी देखा वहां सिर्फ और सिर्फ खून के निशान ही नजर आए। आरोपियों ने मासूमों के साथ कितनी दरिंदगी की थी, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देने के लिए काफी हैं। 2 बच्चों की मौत के बाद परिवार में मातम मचा तो देखते ही देखते ये खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही वहां लोग पहुंचने लगे और थोड़ी ही देर में वहां भीड़ लग गई। लोगों ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, लेकिन जब परिवार के आंसू नहीं रुके तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। ये तस्वीरें आरोपी साजिद की दुकान की हैं। यहीं पर साजिद अपनी सलून की दुकान चलाता था, लेकिन जब आरोपियों ने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा तो लोगों ने साजिद की दुकान में तोड़फोड़ की और फिर दुकान को आग के हवाले कर दिया। ये दुकान के दृश्य हैं कि यहाँ पर ही उनका पूरा सैलून चलता था और पूरा कारोबार साजिद और जावेद का चलता था यहाँ पर। ये आप देखिए तस्वीरों में भी कि पूरी तरह से जो उनका सामान है, उनके सामान को इस वक्त बटोरा जा रहा है कि जिस तरह से हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने, परिवारजनों ने तोड़फोड़ की थी, तो इसके बाद अब इस पूरी दुकान को जो यहाँ पर मौके पर मौजूद नगरपालिका के कर्मी हैं वो इसको हटा रहे हैं। साजिद और जावेद ने 2 बच्चों को मारने में क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी। इसीलिए घटना की तह तक जाने के लिए हमारी टीम साजिद के घर भी पहुंची और वहां हमें ताला लटकता मिला। लेकिन जब हमने साजिद की पत्नी से बात की तो साजिद का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया, क्योंकि साजिद जब 2 बच्चों को मारने के लिए उनके घर गया था तो उसने ये कहकर पैसे मांगे थे कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी है। लेकिन जब हमने साजिद की पत्नी सना से बातचीत की तो सना ने प्रेग्नेंट होने की बात से ही इनकार कर दिया। और ये भी बताया गया कि आपका इलाज चल रहा है अस्पताल में, आप भर्ती हैं, आपका डिलीवरी होने वाला है ना। तुम्हें कहाँ देख रही हैं? जो देख रहे हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है।
साजिद ने जो कुछ किया उससे साजिद की पत्नी सना बेहद परेशान थी, लेकिन तमाम आरोपों पर साजिद के पिता का कुछ और ही कहना था। साजिद के पिता ने अपने बेटे को बेकसूर बताया। हालांकि इस खौफनाक वारदात के बाद बदायूं पुलिस ने साजिद और जावेद के पिता बाबू को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल भी बना हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे। कोचिंग सिटी कोटा में लगातार हो रही आत्महत्याओं और गुमशुदगी के बाद 20 साल की एक छात्रा के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि कुछ बदमाशों ने कोचिंग सेंटर से थोड़ी ही दूरी पर छात्रा का अपहरण कर लिया और उसके साथ मारपीट कर उसे बंधक बना लिया। हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए, चेहरे पर खून, सिर पर चोट के निशान और तेज रोशनी की वजह से बंद आंखें। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, हम आपको इस बंधक बनाई गई लड़की की पहचान नहीं बता सकते, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली इस लड़की के साथ क्या हुआ ये जरूर बता सकते हैं। मामला राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा का है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये छात्रा कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन एक कोचिंग सेंटर के बाहर से इसका अपहरण हो गया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने छात्रा के पिता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। व्हाट्सएप मैसेज में बंधक बनाई गई छात्रा की तस्वीरें थी। मैसेज में लिखा था, रघुवीर की बेटी को किडनैप कर लिया गया है। साथ ही छात्रा को जिंदा छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। मैसेज भेजने वाले ने बैंक खाते की डिटेल भी भेजी और सोमवार शाम तक रुपए जमा करने को कहा। पिता ने इतने रुपए नहीं होने और बंदोबस्त करने का समय देने की बात कही, जिसके बाद मैसेज भेजने वाले ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी। पिता ने रुपयों का बंदोबस्त करने की बात कही। इसके बाद उन्होंने कोटा पुलिस को मामले की जानकारी दी। उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स और धमकी भरे वाले मैसेज आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी बेटी को हमने अगवा कर लिया है, आप हमारे खाते में ये जो खाता नंबर दिया और उस खाते में आप 30 लाख रुपए तुरंत जमा कराएं। इस बात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत टीम्स गठित की गई, टीम्स रवाना की गई और फील्ड में आसूचना संकलन के लिए भेजी गई। इधर राजस्थान की कोटा पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच में जुट गई, तो उधर किडनैप की गई छात्रा के पिता रघुवीर धाकड़ ने बताया कि 2 साल पहले तक उनकी बेटी इंदौर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, जहां एक लड़का उनकी बेटी को परेशान किया करता था। यही नहीं, उसने छात्रा को किडनैप करने की धमकी भी दी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने इंदौर पुलिस में दर्ज कराई थी। ये धमकी हम क्या दे चुका है, वही है। ये वही का ही है? ये वहाँ का इंदौर का। क्या धमकी दी थी? ये किडनैप, जान से मांगे, पैसे मांगता था। मतलब ये कि किडनैपर्स पहले से ही छात्रा के पीछे पड़े थे। वो स्कूल संचालक रघुवीर धाकड़ से मोटी रकम ऐंठना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कोटा से उनकी बेटी को अगवा कर लिया। हालांकि जांच के दौरान किडनैपिंग की इस कहानी में एक पेंच भी नजर आया। पुलिस को पड़ताल में पता चला कि अगवा की गई छात्रा कोटा के किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ती थी। यही नहीं, छात्रा किसी हॉस्टल या पीजी में भी नहीं रह रही थी। छात्रा के पिता को कोचिंग सेंटर से जो मैसेज आ रहे थे वो फर्जी थे। ये मैसेज छात्रा के ही दूसरे नंबर से भेजे जा रहे थे, जिसके बारे में उसके पिता को कुछ पता नहीं था। कोचिंग में ये यहाँ पर कोटा में नहीं पढ़ती थी और जहाँ तक उसके पेरेंट्स के पास जो मैसेज जा रहे थे कोचिंग के कि वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इतने नंबर आए हैं, उसका भी अभी तक जो है पता चला है, प्रथम दृष्टया जो पता चला है वो कोचिंग वालों की तरफ से नहीं जा रहा था। वो उसी ने ही कोई जो अपना नंबर ले रखा था, उसी के माध्यम से वो अपने पेरेंट्स को मैसेज कर रही। तो सवाल ये है कि छात्रा के माता पिता ने जिस कोचिंग सेंटर का नाम बताया उसमें छात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। ऐसा क्यों? छात्रा ने हॉस्टल का गलत नाम क्यों बताया? अगर हॉस्टल में नहीं तो छात्रा कोटा में कहाँ रह रही थी? आखिर किस जगह से छात्रा का अपहरण हुआ? मामला पेचीदा है, लेकिन पुलिस फिलहाल छात्रा की तलाश में जुटी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। पुलिस की टीमों को दिल्ली और इंदौर भी भेजा गया है। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से बातचीत की है। अगवा की गई छात्रा के पिता से भी ज्योतिरादित्य ने फोन पर बात की और कहा कि वो आपकी ही बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है और पूरी वहां राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। छात्रा की जान दांव पर लगी है।
तो राजस्थान पुलिस उसकी पड़ताल करने के साथ इस बात का भी पता लगा रही है कि छात्रा अपने माता पिता को झूठ क्यों बोल रही थी। उसने कोटा के किसी भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन क्यों नहीं लिया? आखिर वो कोटा में पिछले 7 महीनों से क्या कर रही थी? तमाम सवालों के बीच राजस्थान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है। दावा किया जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज कोटा अपहरण कांड से जुड़ा हुआ है, जबकि कहा यह भी जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही लड़की वही है जिसका अपहरण किया गया। 18 मार्च के इस फुटेज में छात्रा 2 युवकों के साथ जयपुर में नजर आई है। जानकारी के मुताबिक छात्रा इंदौर से बस में बैठकर 2 दिन पहले ही जयपुर पहुंची थी, लिहाजा पुलिस दुर्गापुर बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की तमाम फुटेज की जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि 18 तारीख को छात्रा जयपुर क्यों गई थी, उसके साथ नजर आ रहे युवक कौन थे, क्या वो इस छात्रा के दोस्त थे, और पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीसीटीवी में छात्रा के साथ दिख रहे युवकों ने ही तो कहीं उसका अपहरण नहीं कर लिया। कोटा में कथित रूप से नीट की तैयारी कर रही छात्रा का अपहरण कैसे हुआ, किसने किया और इस अपहरण कांड की सच्चाई में पुलिस कब तक पर्दा उठा पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से किडनैपिंग के मामलों में इजाफा हुआ है वो चौंकाने वाला है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक राजस्थान में साल 2018 में अपहरण के 5,809 मामले सामने आए थे। अगले साल यानी 2019 में किडनैपिंग के मामले बढ़कर 8,058 पहुंच गए। साल 2020 में अपहरण के 6,234 मामले प्रकाश में आए। 2021 में किडनैपिंग के 7,717 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 8,824 पहुंच गया। मैडम सर में अब आपको मिलवाते हैं गोल्डन शूटर के नाम से मशहूर खिलाड़ी से। इस खिलाड़ी ने 13 साल की उम्र में शूटिंग की शुरुआत की थी। इस युवा शूटर का नाम है इलावेनिल वलारिवन, जिन्होंने साल 2018 में जूनियर विश्व कप में गोल्ड जीतकर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। साल 2019 और 2023 में उन्होंने आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था। अपने शानदार प्रदर्शन से इलावेनिल ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया है। इलावेनिल से खास बात की मेरी सहयोगी सुप्रीत सचदेवा ने। सुनिए आप। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको ऐसी बेहतरीन महिलाओं से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने एक मिसाल पेश की है दुनिया के लिए। ऐसी खास शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ने जा रही है जिनका नाम है इलावेनिल वलारिवन। इला, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी न्यूज़ में आकर। इला, आपने जो खिताब हासिल किया है, कई अचीवमेंट्स अपने नाम हासिल किए हैं, और ऐसे में शूटिंग की दुनिया में जिस तरह से आप लगातार जो है अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती जा रही हैं, जरा ये बताइए कि आखिर कैसे आपने शूटिंग में सोचा कि आप अपना करियर बनाएंगी? एक्चुअली शूटिंग तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि एज अ स्पोर्ट भी कुछ होता है करके, बिकॉज शूटिंग के नाम सुनते ही हमें तो पहले मूवी की शूटिंग याद आता है। बट मैं एथलेटिक्स में थी, काफ़ी स्पोर्ट्स मैंने ट्राई किए जैसे जूडो, बास्केटबॉल, एंड एक कोइंसिडेंटली हम लोग एक फैमिली फ्रेंड को मिले बैक इन 2012 व्हेन आई वाज लाइक 13 years old, एंड वो दीदी ने बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई द स्पोर्ट। तो इनिशियली द स्पोर्ट इज़ वेरी बोरिंग, मेरे को बहुत मतलब बिल्कुल मन नहीं था ऐसे स्पोर्ट कंटिन्यू करने के लिए, बट आई थिंक दैट चैलेंज जो स्पोर्ट्स ने मुझे किया, I think that is how over the period of time मुझे ये realize हुआ कि हाँ this is the sport that I really want to go ahead करके। कई गोल्ड मेडल आपने भारत के लिए हासिल किए हैं। आप बाकी लड़कियों को, बाकी गर्ल्स को कैसे आप प्रेरित करना चाहेंगे कि शूटिंग में किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं? सो शूटिंग एज अ स्पोर्ट अभी काफ़ी डेवलप हो चुका है इंडिया में, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक 10 years बैक, तब इतने पार्टिसिपेंट्स नहीं थे। बट अगर अभी आप नेशनल लेवल का हमारा नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप देख लेंगे तो आई थिंक 7,000 एंट्रीज आते हैं ऑलमोस्ट। सो यू कैन सी द नंबर ऑफ एथलीट्स दैट हैव इंक्रीज इन द स्पोर्ट। एंड अगर आप देखेंगे अभी इंडिया में तो जो हमारा रैंकिंग वगैरह होता है उसमें लड़कियों का स्कोर इज ऑलवेज मोर हायर देन द गाइज, क्योंकि लड़कियों में ज्यादा कंपटीशन है आजकल। तो आई फील दैट लड़कियों देयर इज नो डिफरेंस इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन जब हम एज अ जेंडर बात करते हैं आई थिंक लड़कियां काफी अच्छा ऑलरेडी कर रही है। हमें ज्यादा कुछ मतलब आउट ऑफ द वे जाके करने की जरूरत नहीं है, हम बस जो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करें और बस लगातार बिना हार माने हम उसके जो भी हमारी मंजिल है उसकी तरफ हम चलते रहें। इला, लेकिन अगर आपकी जर्नी की बात करें, जिस तरह से आप बता रही हैं कि कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली और आपने शूटिंग में जाने का फैसला किया, किस तरह की ट्रेनिंग रही, कितना मुश्किल रहा सफर?
इट वाज थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि मैंने शूटिंग प्रोफेशनली 10th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया था। यूजुअली जब सब बैठ के पढ़ाई करते हैं आई थिंक, बट मेरे घर वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। माय पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ, माई कॉलेज लाइफ, एंड ऑल्सो माई कॉलेज यूनिवर्सिटी ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है बिकॉज मैं यूजुअली आउट ऑफ द स्टेट ट्रेनिंग करती थी, मैं पेरेंट्स से ज़्यादा मिल नहीं पाती थी, तो उनका जो सपोर्ट है ओवरऑल मेरे करियर के ग्रोथ में काफ़ी हेल्प रहा। हाल ही में खत्म हुई महिलाओं की T20 लीग WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग में यूं तो कई क्रिकेटर्स ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में कुछ महिला बल्लेबाजों ने इतने लंबे लंबे छक्के लगाए कि एक नई बहस छिड़ गई। क्रिकेट के गलियारों में बहस ये हो रही है कि क्या WPL के दौरान बाउंड्री लाइन को और बड़ा किया जाना चाहिए। सवाल उठ रहे हैं। रविवार को WPL के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स की धाकड़ बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 27 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 3 लंबे छक्के लगाए, जिनमें से 2 तो दर्शक दीर्घा में जाकर गिरे थे। वहीं 4 मार्च को RCB की बल्लेबाज एलिस पेरी के जोरदार छक्के ने बाउंड्री लाइन के पार खड़ी नुमाइशी कार का शीशा तोड़ दिया। WPL 2024 के सबसे लंबे छक्के का रिकॉर्ड भी शेफाली के नाम ही है, जो उन्होंने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मारा था। उस मैच में शेफाली ने 91 मीटर लंबा छक्का जड़ा था। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 90 मीटर लंबा छक्का मारा था। तो वहीं RCB की धुरंधर बल्लेबाज ऋचा घोष ने यूपी वॉरियर्स के विरुद्ध 87 मीटर लंबा छक्का मारा। RCB की ही सोफी डिवाइन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2 बार 87 मीटर लंबा छक्का जड़ा था। पावर हिटर के तौर पर मशहूर शेफाली ने इस साल WPL में 20 छक्के लगाए और सबसे ज्यादा छक्के लगाने का 5 लाख रुपए का अवार्ड भी जीता। वो तो बहुत बड़ी फील्ड की ज़रूरत है क्योंकि हमारे लिए बहुत थोड़ा कम कर देना, तो बहुत ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा होना चाहिए, परफॉर्मेंस होगा उतने बड़े छक्के लगेंगे। जितना बड़ा मैदान होगा उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। तो WPL में लड़कियों के इस धमाकेदार खेल के बाद बाउंड्री लाइन लंबी करने की बातें तो होने लगी हैं। तमाम महिला क्रिकेटर और कोच इस बात से सहमत हैं कि खेल में प्रतिस्पर्धा और रोमांच को बढ़ाने के लिए WPL में बाउंड्री बड़ी कर देनी चाहिए। इस साल WPL में 168 छक्के लगे, जिनमें से 98 छक्के भारतीय क्रिकेटर्स ने लगाए। सबसे ज्यादा छक्के मारने वाली 10 क्रिकेटर्स में 7 भारतीय हैं। इस साल WPL में जड़े गए कुल छक्कों में भारतीय खिलाड़ियों की हिस्सेदारी 68% रही, जबकि 2023 में WPL के पहले सीजन में भारतीय खिलाड़ी सिर्फ 35% छक्के जड़ पाई थी। कैसे अभी WPL एक सीजन मिल गया लेडीज को अपना परफॉर्मेंस बस दिखाने के लिए, वैसे और परफॉर्मेंस या प्रीमियर लीग रहेंगे तो और अच्छे से प्लेयर्स आएंगे, हम लोग को भी चांस मिलेगा फ्यूचर में। हालांकि पावर हिटिंग का क्रेज सिर्फ WPL ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग और T20 वर्ल्ड क्रिकेट में भी बढ़ा है। कई खिलाड़ियों ने अपनी पावर हिटिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पावर हिटिंग का ये सिलसिला हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2004 से 2014 के बीच इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और भारत ने 162 T20 मैच खेले और 291 छक्के मारे, यानी हर मैच में औसतन 2.5 छक्के लगे। 2014 से 2023 के बीच दुनिया भर में 195 T20 मैच खेले गए और इस दौरान 626 छक्के लगे, यानी हर मैच में 3 से ज्यादा छक्के लगे। वहीं इस साल खेले गए WPL में 22 मैच में 168 छक्के लगे, यानी हर मैच में 7.5 से ज्यादा छक्के मारे गए। प्रैक्टिस के लिए अच्छे मैदानों की ज़रूरत होती है, तब उतने लंबे मारने का हमें जजमेंट आ सकता है। वैसे वर्ल्ड कप भी ले आ सकते हैं हमारे इंडिया के लिए, अगर अच्छे पिचेस मिले, अगर अच्छे ग्राउंड्स मिले खेलने के लिए। तो जैसे हमने दिखाया WPL में कितने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस हुए, अगर उनको और भी फैसिलिटीज़ मिले तो वो और भी बेहतर कर सकते हैं। महिलाओं की हिटिंग पावर देखने के बाद अब ये बहस होने लगी है कि क्या महिला क्रिकेट के दौरान बाउंड्री लाइन को और बड़ा किया जाए। आमतौर पर मेंस क्रिकेट के मुकाबले वुमेन्स क्रिकेट की बाउंड्री 5 से 10 मीटर छोटी रखी जाती है। मेंस क्रिकेट की बात करें तो बाउंड्री लाइन कम से कम 60 मीटर और अधिक से अधिक 82 मीटर होनी चाहिए। तो वहीं महिला क्रिकेट की बात करें तो बाउंड्री लाइन कम से कम 55 मीटर और अधिक से अधिक 64 मीटर होनी चाहिए। जबकि BCCI ने WPL में हाई स्कोरिंग मैच और रोमांच बढ़ाने के नजरिए से बाउंड्री को और छोटा कर दिया। WPL में बाउंड्री की दूरी 5 मीटर घटा दी गई और सबसे लंबी बाउंड्री 60 मीटर ही रखी गई है।
तो बाउंड्री बड़ी करने के सवाल पर जब हमने लड़कों से बात की तो उनका जवाब कुछ अलग था और वो बाउंड्री बड़ी करने के पक्ष में नहीं दिखे। किसी की कैपेसिटी होती है, जैसे कि कुछ प्लेयर है जो लंबे मार सकती है, जैसे स्मृति मंदाना, उसकी जो है पूरी बाउंड्री तक ही जाते हैं, उससे ज़्यादा लंबे नहीं जाते, तो इसलिए उनकी जितनी है उतनी रहनी चाहिए, ज़्यादा किसी की कैपेसिटी हो ना हो, तो इससे कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। वैसे करे वुमेंस में थोड़ी मस्कुलैरिटी कम है मेंस के रिलेटिव, मेंस जो है वो मस्कुलर ज़्यादा होता है हल्के से, वुमेंस कम होती है, पर वुमेंस में जो पावर है वो है। तो WPL में बाउंड्री लाइन छोटी करने का फायदा भी हुआ है और तमाम मैच हाई स्कोरिंग रहे, लेकिन महिला क्रिकेटर्स की हिटिंग पावर देखकर ऐसा लगता है कि WPL के अगले सीजन में BCCI बाउंड्री को बड़ी करने का फैसले पर विचार कर सकता है। अक्सर अपने गीतों और बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियों में है। खबर है कि यूपी में काबा फेम नेहा सिंह राठौर चुनावी दंगल में हाथ आजमा सकती हैं। चर्चा ये भी है कि नेहा को बीजेपी नेता मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव में उतारने की तैयारी है। कैसन बतोहर चौकी यूपी में काबा फेम नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियों में है। नेहा सिंह राठौर अक्सर भोजपुरी में अश्लील गीत गाने वाले गायकों की आलोचना करती हैं और पुराने लोकगीत भोजपुरी संस्कृति का प्रचार प्रसार करती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान नेहा सिंह ने भोजपुरी बचाओ और अश्लील गानों पर रोक लगाओ को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसके तहत मैं भोजपुरी को संरक्षित करने का काम कर रही हूँ। भोजपुरी को समृद्ध करने के लिए रोज नए गीत लिखती हूँ। बेरोजगारी के, महंगाई के गीत मैं लिख रही हूँ। नेहा सिंह राठौर ने भोजपुरी सिंगर और एक्टर मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और पवन सिंह पर डबल मीनिंग गानों के बहाने फिर हमला बोला है। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने इन गानों पर भोजपुरी भाषा का अपमान करने और उसे बर्बाद करने का आरोप लगाया। भोजपुरी भाषा को बर्बाद करने में मनोज तिवारी जी का, रवि किशन जी का, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी का बड़ा हाथ है। साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर भी सवाल उठाया। इतना ही नहीं, अश्लील गाने वालों को टिकट देने पर बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। भाजपा भी जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए। भाजपा क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि लहंगा रिमोट से उठाने वाले लोगों को टिकट देती है, चोलिया के हुक राजा जी टाइप फूहड़ गीत गाने वालों को टिकट देती है। नेहा सिंह राठौर ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि उनकी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो लहंगा उठा दे रिमोट से और फटाफट जैसे गाने गा करके संसद में बैठे हैं। जी बिजनेस इस हफ्ते वेल्थ क्रिएशन वीक मना रहा है, जिसमें आपको शेयर बाजार से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। जी बिजनेस के एडिटर अनिल सिंघवी ने महिलाओं के लिए खास निवेश मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि बाजार में कब, कितना और कहां पैसा लगाना फायदेमंद है। कल भारतीय बाजारों के लिए बड़ा अहम ट्रेडिंग सेशन है और वो इसलिए कि कल दो चीजों पर नजर होगी। पहला, आज रात अमेरिका में जो अमेरिकी फेड की जो बैठक चल रही है उसका दूसरा और आखिरी दिन है। तो अमेरिकी फेड के चेयरमैन जेरेमी पावेल साहब आज बताएंगे रात को कि वो अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर आगे का क्या आउटलुक रखते हैं, महंगाई को लेकर अमेरिका में उनका क्या व्यू है और ग्रोथ को लेकर उनका किस तरह का नजरिया है। इन सब के ऊपर अमेरिकी बाजार जो पिछले 2 दिनों से काफ़ी मजबूत है, आज अपना रिएक्शन देंगे और जो रिएक्शन वो देंगे सुबह हमें भी फॉलो करना है। तो पहला संकेत हम लेंगे ग्लोबल मार्केट से, दूसरा संकेत हमारे एफआईज और लोकल फंड के डेटा से होगा, तीसरा संकेत हमारे लिए होगा कल निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन हमने अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखा। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन भी आप अगर ऐसा उम्मीद करें तो गलत नहीं होगा। अब देखिए सपोर्ट का है। कल के लिए जो निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट रहेगा वो है 21,625 से 21,725 की रेंज। ये आसानी से टूटने वाली है नहीं। और ऊपर की तरफ 21,925 से 22,025 ये 100 पॉइंट की रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। अब आइए बैंक निफ्टी 46,000 के नीचे सपोर्ट है तो 45,700 से 45,850 ये है 150 पॉइंट की रेंज, कल रहेगा मजबूत सपोर्ट। और ऊपरी स्तरों पर 46,650 से 46,800 की रेंज है हल्की फुल्की रुकावट के तौर पर, जिसका आपको नज़र में रखना है। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर। यहाँ पर अभी भी कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आने में मुश्किल हो रही है। आज रिकवरी की कोशिश की है, करना आपको ये है अगले 5 ट्रेडिंग सेशन जो इस महीने के बचे हैं, इन 5 सेशन में थोड़ा थोड़ा आपको पैसा लगाना है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, ये सोच के कि कम से कम 1 से 3 महीने का व्यू रखेंगे और उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे। यानी कि कई सारे स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स जो करेक्शन के बाद अच्छे लेवल पर आ रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, वहाँ पर आपके लिए पैसा लगाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसे
अगले कुछ दिनों में मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। जरा सोचिए, अगर महिलाएं नहीं होती तो दुनिया कैसी होती। हमारे आपके जीवन में क्या कुछ नहीं होता अगर महिलाएं नहीं होती तो। घर की सफाई में काम आने वाला फ्लोर मॉप या फर्श साफ करने वाला पोछा नहीं होता। अस्पताल में काम करने वाली जूलिया रॉड्रिग्स मैरीबोना और उनकी मां जूलिया मॉन्टोस फर्ग्यूस 1953 में फ्लोर मॉप बनाया था। मां बेटी ने सफाई को आसान बनाने के लिए एक डंडे में कपड़ा बांधा और सफाई शुरू की और आज ये हर घर की जरूरत बन चुका है। Z News।